जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द क्यू ऑफ मैथमेटिक्स क्लासेस में। बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2024, है ना। यानी कि ये जो है आपका बिहार बोर्ड के द्वारा क्लास 10th के लिए भेजा गया जो प्रश्न पत्र है उसके सॉल्यूशन के बारे में। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव पार्ट का जो है सॉल्यूशन देखेंगे इसमें। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि पहला प्रश्न है हम लोग का, पहला प्रश्न है बने रहेंगे शुरू से अंत तक। देखिए पहला प्रश्न क्या है हम लोग का, पहला प्रश्न है बच्चों देखिए कि 2052 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या होगा। तो बच्चों क्या मांग रहा है आपसे, तो 3 का घात क्या होगा। तो देखिए पहले इसका हम लोग जो है गुणनखंड करेंगे। इसका गुणनखंड कैसे करते हैं, इस तरह से। तो यहां से यदि हम लोग इसको 2 से डिवाइड करें तो हो जाएगा 10 26, यानी कि 1026 हो जाएगा। फिर 2 से तो 5 बारी में 10, उसके बाद 1 बारी में 2, 3 बारी में आपका 6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 3 से करेंगे तो 17 या 51 हो जाएगा 1 बारी में। उसके बाद 3 से करेंगे तो हो जाएगा 5 बारी में 15, 2 बचा तो 21, 7 बारी में। फिर 3 से तो 19 बारी में जो है 19 के 57। तो ये हो जाएगा आपका, यानी कि 2052 का हो जाएगा आपका कितना, 2 ठो 2 है और आपको 3 ठो 3 है, यानी कि 2 पर पावर 2, 3 पर पावर 3 है ना, गुना 19। तो क्या मांगा था इसमें, 2052 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या है। तो 3 का घात क्या है बच्चों, तो 3 है। 3 का घात क्या है, 3 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए इसका 2 में क्या कहता है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है आपको कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। तो शांत किसका नहीं होता है बच्चों, तो जब हम लोग क्या करते हैं कि 2 संख्या मतलब जब कोई बटे वाली संख्या होती है, जैसे p बटे q के फॉर्म में है, तो q में देखते हैं कि q में आपको 2 का या फिर 5, यानी 2 5 आना चाहिए, है ना, 2 5 आना चाहिए, या फिर अकेले 2 आए या फिर अकेले 5 आए। तो यदि ऐसा होता है कि p बटे q वाली संख्या में हर का जो मतलब अभाज्य गुणनखंड आता है उसमें यदि 2 5 या फिर 2 या फिर सिर्फ 5 आए, तो वैसी स्थिति में क्या होता है, उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। इसके अलावा यदि 2 के साथ में कुछ अदर नंबर आ गया तो वैसी स्थिति में क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। 2 के साथ आए या फिर 2 5 को छोड़कर कुछ आएगा तो वैसी स्थिति में क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये शांत हो जाएगा आपका, ये भी शांत हो जाएगा, ठीक है, ये भी शांत हो जाएगा, तो ये भी आपका अशांत होगा। देखिए तो निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है, तो आपका हो जाएगा 2 का c, यानी 15 बटे 2 पर पावर 4 गुना 7 पर पावर 2, इसका जो है शांत नहीं होगा। ठीक है। शांत होने के लिए क्या कंडीशन बताया आपको, हर का जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें आपको या तो 2 आना चाहिए, या तो 5 आना चाहिए, या तो 2 और 5 दोनों आना चाहिए। यदि इसके अलावा कुछ नंबर आता है तो वैसी स्थिति में आपका अशांत हो जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। 3 देखते हैं क्या कहता है। 3 में देखिए बच्चों क्या कहता है कि बहुपद x इंटू 2x माइनस 5 माइनस 3 के शून्यकों का योग। तो पहले इसको हम लोग गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, ये है तो 2x स्क्वायर माइनस 5x। तो यहाँ पे आपको a मिल गया 2, b हो गया आपका माइनस 5, ठीक है, ये हो गया। तो आपको बताना है शून्यकों का योग। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बच्चों, तो माइनस b बाय ए होता है। तो माइनस b बाय ए, तो b हो गया माइनस 5, ए हो गया आपका 2, तो 5 बटे 2 हो गया। क्या हो गया बच्चों, तो 5 बटे 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 बटे 2, यानी कि डी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट क्या कहता है देखिए, आपको कहता है कि क्वेश्चन नंबर 4 में कि यदि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0 का एक मूल -3 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक मूल क्या है आपका, -3 है। जाहिर सी बात है यदि -3 इसका आपका क्या है, एक मूल है, तो इस समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो जहां जहां x है उसके जगह पर -3 बैठा दीजिए, तो आपको हो जाएगा 2 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस p इंटू -3, उसके बाद -3 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18। फिर यहाँ पे देखिए -3p -3 इक्वल्स टू 0, ये हो गया। तो 18 में 3 गया 15, तो 15 माइनस 3p बराबर 0, तो 3p बराबर हो गया 15, इसलिए p हो गया आपका 5। तो p कितना हो गया बच्चों, तो 5 हो गया। तो इस समीकरण यदि समीकरण इतना का मूल -3 हो तो p का मान क्या हो जाएगा आपको, 5 हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या है, यदि बहुपद ax स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी के शून्यक आपका क्या है, अल्फा बीटा हो, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाता है बच्चों c बाय ए। क्या होता है, तो c बाय ए हो जाएगा आपको। अल्फा प्लस बीटा रहने पर क्या होता, तो माइनस b बाय ए होता। अल्फा इंटू बीटा रहने पर क्या होगा, c बटे ए हो जाएगा। तो c बटे ए यहाँ पे है। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए इसका, सॉरी
चलिए 6 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। कहता है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में यानी एपी में है। तो एपी में होने के लिए क्या होता है बच्चों, तो नंबर्स का ऐसा सीरीज या सीक्वेंस जिसमें क्या होता है, दो लगातार संख्याओं का अंतर आपको कांस्टेंट वैल्यू देता है, तो उसको हम लोग एपी में कहते हैं। जैसे यहाँ 2 और 5, देखिए 5 में 2 गया तो 3, 7 में 5 घटेगा तो 2, ये एपी में नहीं होगा, ये एपी में नहीं होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 में 1 घटा तो 2 और 5 में घटा 3 तो 2, तो ये आपका हो जाएगा डी, है ना। यानी कि कौन सा एपी में है, निम्नलिखित में कौन सा एपी में है, तो आपका डी हो जाएगा 1 3 5, 2 का डिफरेंस है, ठीक है, ये चीज़ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 7 नंबर में, देखिएगा 7 नंबर में हो जाएगा आपका, चलिए 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है बच्चों, तो 1 + cot स्क्वायर थीटा इंटू 1 - cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए इसको हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं, 1 + cot स्क्वायर थीटा इंटू 1 - cos स्क्वायर थीटा क्या होगा। तो देखिए बच्चों 1 + cot स्क्वायर थीटा होता है आपका cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है, और 1 - cos स्क्वायर थीटा होता है sin स्क्वायर थीटा। तो cosec स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा आपका। तो क्या हो जाएगा इसका बच्चों, तो 1 हो जाएगा, ये है ना। क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसका देखते हैं हम लोग। 8 नंबर में कहता है आपको कि 5x² - 4x + 2 का विवेक्तर है। विवेक्तर मतलब डिस्क्रिमिनेंट, देखिए यहाँ है ना, डिस्क्रिमिनेंट होता है डी। तो इसका विवेचक का फॉर्मूला हो जाएगा, पहले तो यहाँ से देखिए आपको a का वैल्यू 5 है, b का वैल्यू -4 है और c का वैल्यू आपको 2 है। तो d के लिए फॉर्मूला होता है b² - 4ac, ठीक है। तो b का यानी कि -4 का स्क्वायर 4a, a हो गया क्या बच्चों, तो 5 और c हो गया आपका क्या, तो c हो गया 2। तो -4 का स्क्वायर 16, यहाँ 5 दूनी 10, 10 चौके 40, तो माइनस यहाँ पे देखिए घट जाएगा तो हो जाएगा -24। क्या हो जाएगा आपका इसका डिस्क्रिमिनेंट, तो -24, देखिए कहाँ पे है, ये भी हो गया, ठीक है। तो इसका जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा -24। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है आपको 9 नंबर का क्वेश्चन है। 9 नंबर में कहता है कि 2x² - 4x + 3 = 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। मूलों की प्रकृति का मतलब हुआ कि ये जो आपको द्विघात समीकरण दिया गया है, इसका जो मूल का नेचर क्या होगा, वास्तविक होगा कि काल्पनिक होगा, समान होगा कि क्या होगा, देखते हैं। तो इसके लिए कंडीशन हम लोग पढ़े हुए हैं, है ना, ax² + bx + c = 0। यदि ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो इसके लिए कंडीशन होता है कि इफ d इज ग्रेटर देन 0, यदि d का मान 0 से बड़ा होगा तो ऐसी स्थिति में मूल क्या होगा आपका, मूल क्या होगा आपका 0 से बड़ा होगा तो मूल क्या होगा, वास्तविक और असमान होगा, ठीक है, ये होगा। उसके बाद इफ d = 0 हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में मूल क्या हो जाएगा बच्चों, तो मूल हो जाएगा वास्तविक और समान हो जाएगा, ठीक है, वास्तविक और समान हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पढ़े हैं यदि d < 0 हो जाए तो वैसी स्थिति में क्या होता है, मूलों का अस्तित्व नहीं होता है, मूलों का अस्तित्व नहीं होता है, ठीक है। और जब मूलों का अस्तित्व नहीं होता तो इसी को कहते हैं काल्पनिक मूल देना, ठीक है। चलिए इसको चेक कीजिए, यहाँ पे देख सकते हैं। तो a का वैल्यू है आपका, a का 2, b का -4 और c का है आपका 3। तो d हो जाएगा आपका यहाँ पे b² - 4ac। तो b² बोले तो -4 का स्क्वायर 4a हो गया, a हो गया आपका कितना 2, c हो गया कितना 3, तो 16 घटा 4 दूनी 8, 8 तिया 24, तो ये आपका आ रहा है -8 जो कि 0 से छोटा है। तो क्या होगा यहाँ पे होगा आपका वास्तविक नहीं होगा, है ना, वास्तविक नहीं होगा। तो वास्तविक नहीं होगा तो क्या होगा, काल्पनिक होगा, है ना, क्या होगा, काल्पनिक होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग देखेंगे, देखिए तो 10 नंबर के लिए क्या कहता है कि 10 नंबर प्रश्न आपको निम्नलिखित में कौन x² - 3x + 2 = 0 का एक मूल है। तो बच्चों मूल चेक करना बहुत आसान होता है। इस समीकरण का LHS पार्ट में आपको जो वैल्यू पुट करके रख दीजिए, आपको मूल पता हो जाएगा। जो मतलब लेफ्ट साइड को जो 0 कर देगा, अर्थात इसके बहुपद को यदि संतुष्ट कर देगा तो वही इसका मूल हो जाएगा। 0 रखिए, यहाँ पे 0 रखेंगे तो आपको 2 बच जाएगा। चलिए ये नहीं होगा, फिर यहाँ -1 रखिए, तो -1 रखिएगा तो -1 का स्क्वायर, ठीक है, -3, यहाँ x के जगह पर -1 + 2, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ 1 प्लस 2, तो ये नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो ये भी नहीं होगा। चलिए तो -2 रख करके देखिए, तो -2 जब रखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा -2 का स्क्वायर
-3 इंटू -2 प्लस 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4, तो हो जाएगा यहाँ पे 6 प्लस 2, ये भी नॉट इक्वल टू 0 हुआ, ठीक है। इसका मतलब ये तीनों हम लोग चेक करके देखें तो नहीं हुआ, इसका मतलब 2 देख लीजिए एक बार, तो 2 को रखेंगे तो 4, 6 जोड़ 2, तो देखिए 6 में 6 गया 0, ये हो गया। यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा आपका, है ना। तो हमको पता था कि इसमें से क्या होने वाला, बट हम चेक करके दिखा रहे थे आपको कि इसमें से कौन सा कैसे इसको चेक करते हैं। बारी बारी से एक्स के जगह पर रखेंगे LHS में, यदि हमको 0 मिल गया तो वही उसका मूल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए इसका। तो कहता निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होता है, बिना रूट वाला, है ना। जब सॉल्व करने के बाद, सरल करने के बाद यदि हम लोगों को रूट से परे कोई संख्या मिलती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे, तो ये आपका जो है, ये आपको जो है क्या होगा, √15 हो जाएगा, तो ये परिमेय नहीं होगा आपका, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए √8 इंटू √2, तो √8 को हम लोग क्या लिखते हैं, 2√2 इंटू √2, तो ये हो गया √2 इंटू √2, 2 तो 4 हो गया, यानी कि ये हो गया परिमेय। तो कहता था इसमें निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या होगा, तो सी हो जाएगा आंसर इसका, यानी 11 का हो जाएगा आपको सी, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर में कहता है निम्नलिखित में कौन 154 का अभाज्य गुणनखंड है। चलिए 154 का हम लोग फैक्टर करते हैं। 154 का बच्चों एकदम धीरे धीरे बता रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से समझिए आप लोग। तो 154 का 2 से हम लोग जो है इसमें भागा देंगे तो कितना बार, 7 दूनी 14 बचा 1, तो जब 15 में 14 खिलाएंगे तो बचेगा 1, 1 पर आएगा 4, तो हो जाएगा 14, यानी कि 7 बारी में 14। फिर देखिए यहाँ पे 7 से खिला दीजिए तो 11 हो जाएगा, 11 7 77, ठीक है। यानी कि 2 गुना 7 गुना 11 हो जाएगा इसका गुणनखंड। तो 2 गुना 7, 7 गुना 11, तो ये हो जाएगा इसका अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या हो जाएगा। 13 नंबर तो देखिए ना अभी, 13 नंबर, अच्छा ये है 13 नंबर, देखिए। तो देखिए 13 नंबर में कहता है निम्नलिखित में कौन एक घातीय समीकरण है। एक घातीय समीकरण है ना, एक घात वाला समीकरण देख सकते हैं यहाँ पे, एक घात वाला, यानी x का जो बड़ा वैल्यू है वो आपका क्या होना चाहिए, एक घातीय समीकरण, एक घात वाला होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसको, b को देखिए, b को थोड़ा सा गौर से देखिए क्या है, x + 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा a² + b² + 2ab, इधर हो जाएगा आपका x² + 4x + 2, तो x² क्या हो गया, खत्म हो गया। तो आपको यहाँ मिला 4x में 2x माइनस होगा तो 2x, और 2 में 1 घटेगा तो क्या बचेगा, 1 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पे तो x का पावर क्या है, 1 है ना, तो इसको बोलेंगे एक घात वाला समीकरण। तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 13 का बी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, 14 नंबर का देखते हैं बच्चों। 14 नंबर में क्या हो जाएगा आपको, 14 नंबर में कहता है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। कौन सा समीकरण, द्विघात समीकरण है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2x² + 4x + 2 = 0, बड़ा घात क्या है इसका, 2 है ना, और सारा का सारा जो है पॉलिनोमियल फॉर्म में है, तो इसलिए आपको जो है क्या हो जाएगा, 14 का सी हो जाएगा, ठीक है। 14 का सी हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण का आपको स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c। आप देखिए इस फॉर्म में कौन है, तो सिर्फ हमको तो यही दिख रहा है, इसलिए ये हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, बहुत इत्मीनान से बता रहे हैं, कोई हड़बड़ी नहीं, है ना। चलिए देखिए, चलिए 15 नंबर प्रश्न देखिए। तो कहता है आपको 15 नंबर में, यदि समीकरण 4x² - 3kx + 1 = 0 हो, है ना, यदि समीकरण 4x² - 3kx + 1 = 0 हो और इसका मूल बराबर हो तो k का मान बताइए क्या होगा। तो बच्चों यहाँ से आपको जो है वेरिएबल का कोफिशिएंट निकाल लीजिए। तो a का वैल्यू हो गया 4, b का हो गया -3k, है ना, और c का हो गया आपको 1। तो आपको क्या कहता है, मूल बराबर है। तो मूल बराबर कब होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या वैल्यू जो होता है वो 0 होता है, यानी कि b² - 4ac = 0। तो चलिए b का वैल्यू है -3k, इसका स्क्वायर करेंगे, -4 इंटू a हो गया 4, c हो गया आपको कितना 1 = 0। तो ये हो गया आपको 9k² - -16 = 0, है ना।
बी स्क्वायर हो गया 4, ए हो गया 4, सी हो गया, ठीक है। तो 9k स्क्वायर इक्वल्स टू 16, तो k स्क्वायर इक्वल्स टू 16/9, देयरफॉर k इक्वल्स टू हो जाएगा आपको ±4/3। ये हो गया k का वैल्यू ±4/3, ±4/3 हो गया आपका इसका आंसर। चलिए यहाँ पे है ना, तो 15 नंबर का डी हो जाएगा सही आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते क्या है। तो 16 नंबर क्वेश्चन में कहता है यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 2 है ना, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 2 है एवं गुणनफल -15 है तो वह द्विघात बहुपद होगा। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग दिया है 2 और गुणनफल दिया है आपको कितना -15। तो हम लोगों को द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, px बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या दिया बच्चों, तो 2 दिया है तो 2x हो गया, और इधर अल्फा इंटू बीटा का -15, तो ये हो गया आपको x² - 2x - 15। देखिए यहाँ पे x² - 2x - 15, x² - 2x - 15 ये हो गया। तो यानी 16 नंबर का हो गया आपको डी इसका सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 17 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 17 नंबर में कहता है निम्नलिखित में कौन एपी में नहीं है। अच्छा, तो एपी में नहीं है, तो एपी में नहीं होगा, आपको देख सकते हैं ये बेचारा 4 का अंतर है, इसमें 4 का अंतर है, तो ये एपी में है। यहाँ पे 3a में 1 गया तो 2a का अंतर है, 2a का अंतर है, तो ये भी एपी में है, ये भी एपी में, तो ये बेचारा एपी में नहीं होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 17 का हो जाएगा बी, ठीक है। 18 नंबर देखते हैं हम लोग। चलिए 18 नंबर देखते हैं। तो 18 में क्या कहता है आपको, तो 18 में कहता है समांतर श्रेणी यानी एपी √2 √8 √18 √32 का सार्व अंतर। तो देखिए पहले तो इसको आप लोग जो है रूट से पढ़े, इसको लिखने का प्रयास कीजिए। इसको क्या लिखेंगे, √2, ठीक है, और √8 को क्या लिखेंगे बच्चों, 2√2, फिर 3√2, 4√2, इस तरह से चल रहा है। तो यहाँ देखिए आपको जो है a2 मतलब हो गया दूसरा वाला टर्म, 2√2 है, और a1 हो गया पहला वाला टर्म जो कि √2 है। तो d क्या होता है, तो 2 लगातार पदों का अंतर। तो a2 - a1 यदि करते हैं तो 2√2 में √2 घटाएंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, तो √2 मिलेगा, है ना। तो इसका हो जाएगा आपको √2, यानी क्वेश्चन नंबर 18 का जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलते हैं आगे हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19, ठीक है। 19 में क्या बोल रहा है, तो 19 में बोल रहा है कि यदि x + 2 3x और 4x + 1 एपी में है तो x का मान बताइए क्या होगा। देखिए कितना बढ़िया बात बोला है कि x + 2 3x 4x + 1 एपी में है तो x का मान बताइए क्या होगा। तो एपी का डेफिनेशन होता है बच्चों, यदि ए बी सी 3 नंबर आर इन एपी देन तब क्या होता है बच्चों, b - a = c - b, b - a = c - b। तो b का काम कौन कर रहा है, 3x कर रहा है, -a का काम कौन कर रहा है, तो x + 2 कर रहा है, ठीक है। तो c का काम कौन कर रहा है, तो 4x + 1 कर रहा है। चलिए इसको डिटेल से ऊपर में लिख देते हैं। तो 3 संख्या यदि आपका एपी में रहेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो दूसरा घटा पहला बराबर तीसरा घटा दूसरा, यानी कि 3x - x + 2 ये जो है बराबर हो जाएगा आपका किसके, जब तीसरा में घटाएंगे दूसरी संख्या को, है ना। एपी का मतलब यही ना कि दूसरा घटा पहला वो बराबर होगा तीसरा घटा दूसरा, फिर क्या हो जाएगा चौथा घटा तीसरा, फिर क्या हो जाएगा पांचवा घटा जो है चौथा, इस तरह से। तो चलिए यहाँ पे इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए। तो 3x - x - 2 इक्वल्स टू यहाँ पे 4x में 3x गया तो x + 1 हो गया। चलिए 3x में x गया तो 2x - 2 इक्वल्स टू x + 1। तो 2x में x जाएगा तो x, इसको उधर फेंकेंगे तो 3, तो x का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, तो 3 आ गया। तो x का वैल्यू हो गया 3। आप चेक कर सकते हैं आपका आंसर सही है कि गलत है। 3 को यहाँ रखिए तो 3 2 5, फिर यहाँ रखिए 3 3 9, फिर यहाँ रखिए 4 3 12 1 13। तो देखिए एपी में है कि नहीं, 5 9 13, 4 का अंतर है कि नहीं है, ठीक है, तो एपी में है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों। 20 नंबर चलिए त्रिकोणमिति फेवरेट चैप्टर। क्या कहता है 20 नंबर में, तो tan 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री इंटू कॉसेक 30 डिग्री, यानी tan 30 डिग्री साइन 30 डिग्री कॉट 60 डिग्री कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। चलिए देखते हैं इसको। tan आपका 30 डिग्री है, tan के है ना, tan 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू कॉट 60 है आपको इंटू कॉसेक 30 है, कॉसेक 30। चलिए तो ये हो गया आपको। देखिए
तो कोट को इसके साथ रखिए और साइन को इसके साथ रखिए। तो टेन 30 डिग्री को देखिए, टेन 30 डिग्री है आपका, तो ये हो जाएगा आपको चलिए, तो उपाय नहीं है, एक काम करते हैं, इसका वैल्यू बैठा दीजिए। टेन 30 डिग्री का 1/√3 हो गया, साइन 30 डिग्री का 1/2 हो गया, कॉट 60 का वैल्यू हो जाएगा आपका क्या 1/√3 हो गया, ठीक है। और कोसेक 30 का क्या हो जाएगा बच्चों, तो कोसेक 30 का हो जाएगा आपको इसका उल्टा कर दीजिए तो 2 हो जाएगा, 2 इससे ख़त्म हो गया तो आपको हो जाएगा 1/3। 1/3 कहाँ है भाई, यहाँ है, बड़ा बेकार सवाल था। चलिए देखिए, तो 21 नंबर का क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 10 7 4। तो आप देख सकते हैं डी जो है क्या हो जाएगा, घट रहा है, तो घटेगा तो डी माइनस में कितना हो गया, डी हो गया -3। इसका 10वां पद मांग रहा है, तो 10वां पद क्या हो जाएगा बच्चों, तो a + 9d, a + 9d, तो a हो गया 10 और 9 गुना d हो गया कितना -3, तो -3, तो ये हो गया आपको 10 घटा 9 × 27 -17, क्या हो जाएगा -17 हो जाएगा। 21 का ऑप्शन नंबर सी हो गया सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। 22 नंबर में क्या कहता है, समांतर श्रेणी 2 7 12 का कौन सा पद 47 है ना। एपी 2 7 12 का कौन सा पद 47 है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ए है आपको 2, डी है आपको 5, डी क्या आपको 5 है, डी क्या आपको 5 है, ठीक है। 7 में 2 गया 5, चलिए। तो कहता है कौन सा पद जो है 47 है, हम लोग मान लेते हैं एनवा पद इसका जो है 47 है। लेट से एन = 47, तो एनवा पद का फॉर्मूला a + n - d = 47। तो ए क्या है बच्चों आपका, तो ए है आपको 2, n - 1 × d है आपको कितना 5, तो 47। तो देखिए, तो n - 1 = क्या हो जाएगा 47 घटा 2/5, तो n - 1 तो 45, 45 में 5 से भागा 9, n = 10, तो n का वैल्यू क्या आ गया आपको 10, यानी कि इस एपी का 10वां पद हो जाएगा आपको क्या 47। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 22 के बाद 23 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग फटाफट। चलिए 23 नंबर में क्या कहता है, प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल। प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल, प्राकृत संख्या विषम होना चाहिए, प्राकृत होना चाहिए, है ना, विषम होना चाहिए प्राकृत। तो देखिए, तो विषम संख्या कहाँ से शुरू होगा, 1 से, 1 3 प्राकृत संख्याओं का योगफल प्राकृत होना चाहिए और विषम होना चाहिए। तो 1 3 5 7 इस तरह से, यहाँ पे ए हो गया 1, डी हो गया आपको 2, तो आपको क्या मांगा है 10 का जो है 10 विषम संख्याओं का यानी S10। तो S10 क्या हो जाएगा बच्चों, तो 10/2 × 2a, a हो गया 1 + 9, 9 × d, d हो गया 2, तो 5 2 प्लस ये हो गया 5 गुना 18, 18 जोड़ 2 20, 20 पंचे 100, है ना। यानी कि प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा बच्चों आपका 100 हो जाएगा। चलिए 23 का हो गया बी। अब क्वेश्चन नंबर 24 में देखते हैं क्या कहता है। 24 में क्या कहता है देखिए, तो 24 में कहता है आपको कि यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद, है ना, यदि किसी समांतर श्रेणी यानी एपी का, समांतर श्रेणी बोलने में बनता नहीं है, तो यदि किसी एपी का nवां पद tn = 2n + 5 है तो t4 क्या होगा। देखिए nवां पद दिया है, कौन सा पद दिया, nवां पद, ठीक है। इसका चौथा पद बोल रहा है, तो देखिए tn = 2n + 5 है, तो n क्या पद की संख्या को बताता है, इसलिए t4, तो n के जगह पर क्या पुट कर देंगे 4, तो 2 × 4 + 5, तो 8 जोड़ 5 कितना हो गया बच्चों 13 हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 13, ठीक है। बहुत इजी सब क्वेश्चन दिया है, ऐसा एग्जाम में यदि देगा फाइनल एग्जाम में तो आप लोग गर्दा उड़ा दीजिएगा, है कि नहीं है। चलिए, लेकिन कुछ हद तक क्वेश्चन रहेगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं रहेगा, हो सकता है 10 से 15 नंबर का रहे ऑब्जेक्टिव सेक्शन में। तो देखिए 25 नंबर में कहता है आपको कि px = x⁵ + 1 में gx = x + 1 से भाग देने पर तो भागफल क्या होगा। अच्छा, px/gx का घात क्या होगा, यानी कि भागा देने के बाद px में gx से भाग देने के बाद जो आपको भागफल मिलेगा, भागफल का जो है घात क्या होगा। तो देखिए भाग देते हैं हम लोग x + 1 से यदि भागा देते हैं किस में, x + 5 में, x + 5 + 1 में, तो कितना बारी से, तो x + 4 से, तो x + 5 हो गया, यहाँ पे x + 4, तो ये आपका खत्म हो गया। तो -x⁴ + 1, तो कितना बारी में अब जाएगा, तो -x³ बारी में, तो -x⁴ हो गया, -x³ हो गया, ठीक है। तो ये आपका खत्म हो गया। तो इधर बचा -x³ + 1, कितना बारी में जाएगा, तो -x²,
तो माइनस एक्स स्क्वायर। तो चूंकि हमको तो पता है कि कटेगा ही कटेगा, है ना, कटेगा ही कटेगा, जाहिर सी बात है। तो हमको घात बताना है ना इसका। तो घात क्या होता है, सबसे बड़ा वाला। तो देखिए इधर क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है उससे मतलब नहीं है, सबसे बड़ा वैल्यू क्या आ गया, 4 आ गया, तो वही हो गया घात। इतना भी हम लोग इसको कर दिए, इतना भी नहीं करना था, एक बारी में 4 से। तो ऐसे भी देखिए सिंपल सा लॉजिक लगाइए। ये जो है जी एक्स आपका क्या है, जी एक्स आपका एक घात वाला, ठीक है, और ये पी एक्स क्या है आपका 5 घात वाला। तो 5 में 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 4 घात वाला हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आपको क्या देखना है कि ऊपर में कितना घात है, नीचे वाला का घात देखना है, ऊपर वाला घात में नीचे वाला घात को क्या करेंगे, घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा रिजल्ट। चलिए तो आगे देखिए 26 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है 26 नंबर में, यदि बहुपद px का एक शून्यक -3 हो तो निम्नलिखित में कौन px का एक गुणनखंड होगा। देखिए एक शून्यक यदि -3 है तो x + 3 क्या होगा, इसका एक गुणनखंड होगा, सिंपल सा है, x + 3 हो जाएगा। देखिए बहुपद px का एक शून्यक -3 है, -3 है, तो px का यानी बहुपद का जो आपका क्या हो जाएगा, एक गुणनखंड बोल रहा है। यानी कि ये यदि शून्यक है तो x + 3 उसका क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। गुणनखंड होने का मतलब कि x + 3 से यदि px में भगा दीजिएगा तो शेषफल आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, यानी कि 26 का हो गया ए। चलिए 27 नंबर का देखते हैं। 27 नंबर में क्या कहता है आपको बच्चों, तो 27 में कहता है कि 2x - 5y = 7 का एक हल है ना। इसका आपको कहता है एक हल है। एक हल का मतलब x और y का ऐसा मान बताइए जो उसको संतुष्ट करता हो। तो आप देख सकते हैं, रख करके देख लीजिए, x और y का वैल्यू रख करके देखिए। तो यहाँ पे यहाँ देखिए, इसमें रखिए तो 2x - 5y, तो x के जगह पर यदि हम लोग रखते हैं 6 और y के जगह पर 1, तो 6 दूनी 12, 12 में 5 गया तो कितना आया 7। देखिए यहाँ 7 है, तो यानी कि ये जो वैल्यू है आपका डी सेक्शन वाला है ना, डी वाला, यानी कि 2x - 5y = 7 का एक हल हो जाएगा, x = 6 y = 1, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 27 नंबर का आंसर। चलिए 28 में चलते हैं हम लोग। 28 में क्या बोल रहा है बच्चों, तो 28 में बोलता है कि निम्नलिखित में कौन बिंदु x = 4 के आलेख पर है। अच्छा, x = 4 का पहले ग्राफ खींचिए। तो x = 4 का बच्चों ग्राफ क्या होगा, यदि मान लीजिए यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, देखिए तो यहाँ पे यदि 4 है तो यहीं पे हो जाएगा आपका x = 4 का ग्राफ। x = 4 का ग्राफ ये हो गया आपका, ठीक है, ये y है, इधर x है। चलिए तो x = 4 का ग्राफ हो गया। तो कहता है कि इस पर कौन बिंदु होगा, तो यहाँ पे देखिए इस बिंदु का क्या हो जाएगा, 4,0 हो जाएगा, है ना, 4,0 हो जाएगा। ठीक है, तो कहता है निम्नलिखित में कौन बिंदु x = 4 के आलेख पर है। यानी x = 4 का यदि ग्राफ खींचिएगा, यानी कि x = 4 एक स्ट्रेट लाइन को बताएगा जो कि y एक्सिस के पैरेलल होगा, है ना। x = 4 क्या है, एक स्ट्रेट लाइन का सरल रेखा का समीकरण है। कैसा सरल रेखा भाई, तो y एक्सिस के पैरेलल समांतर, है ना। अब कहता है कि निम्न में से कौन ऐसा पॉइंट है जो इस लाइन पर स्थित है। तो आपको ध्यान देना होगा, यहाँ का इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 4,0, यही वो पॉइंट है जो कि x = 4 लाइन पर स्थित है, यानी 28 का हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 29 नंबर का देखते हैं। 29 नंबर का, ठीक है, वीडियो क्वालिटी कैसा थोड़ा देख ले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 29 नंबर का कहता है आपको कि एपी है, आपको समांतर श्रेणी है 2, 4, 6, 2, 6, 10, 14 के लिए A20 - A10 का मान क्या होगा। देखिए तो A हो गया आपको 2, D हो गया आपको 4, तो A20 - A10 कहता है क्या हो जाएगा। ठीक है, तो गौर से देखिए, तो A20 - A10, तो A20 को क्या लिखेंगे, A + 19D, ठीक है, माइनस A + 9D। सिंपल सा ए क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा 19D और घटा में 9D, यानी कि हो जाएगा आपको 19D में 9D गया तो 10D। ठीक है, तो 10 × D, तो D क्या है बच्चों 4, तो 10 चौके 40, है ना। यानी कि 20वां पद और 10वां पद, यदि ये कोई एपी है तो इस एपी का 20वां पद और 10वां पद का जो अंतर होगा बच्चों, तो अंतर कितना होगा 40 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 29 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी 40। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए तो 30 नंबर का हो जाएगा समीकरण 9 5x - 15y = 8 तथा 3x - 9y = 24/5 के आलेख ऐसी दो रेखाएं होंगी जो, चलिए इसका नेचर चेक करते हैं। पहले तो ऊपर में आपको 5x - 15y = 8 ये हो गया, इसको उधर गुना कर दीजिए, तो 15x तो 45y = 24। चलिए तो 5/15 आपको आया 1/3, यहाँ पे माइनस
-15/-45 -15/-45, तो ये भी हो गया आपको 1/3। ठीक है, इधर 8/24, तो ये भी हो गया आपको 1/3। तो यानी कि आपको जो किस फॉर्म में A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 फॉर्म में है। और जब इस फॉर्म में रहता है तो क्या होता है बच्चों, अनगिनत हल होता है और रेखाएं समपाती हो जाती है। क्या हो जाती है? समपाती हो जाती है। ठीक है, समपाती होने का मतलब क्या होता है कि एक रेखा दूसरी रेखा पर ही स्थित है, अर्थात दोनों रेखा के बीच कोई गैप नहीं है, कोलिनियर है, संरेखीय है, समपाती है। चलिए आगे बढ़ते 30 नंबर में। 30 नंबर में 30 तो हो गया ना, हाँ 31 नंबर देखिए। चलिए त्रिभुज का आ गया सवाल अब। तो कहता है यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 49:81 है तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या बोला है बच्चों इसमें? यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है 49/81। तो देखिए हम लोग पढ़े प्रमेय क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR बराबर हो जाएगा, मान लीजिए इसकी भुजा AB है बटे PQ, इसकी भुजा का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो आपको क्षेत्रफल का अनुपात दिया 49/81, इधर है AB बटे PQ का स्क्वायर। तो जब इसका स्क्वायर इधर उतरेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो AB बटे PQ, और यहाँ 49 का हो जाएगा 7 जो है, हाँ 49 का 7 और 81 का 9, तो 7:9 हो जाएगा, है ना। संगत भुजाओं का अनुपात हो जाएगा 7:9। चलिए आगे बढ़ते हैं 32 नंबर की ओर। 32 नंबर की ओर 32 नंबर में कहता है दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 4:5 के अनुपात में है, तो क्षेत्रफल का, तो 4 चौक 16, 4 चौक 16/25, तो 16/25, 16/25 ये हो गया आपका। चलिए 33 नंबर हम लोग देखते हैं। 33 नंबर देखते हैं। 33 नंबर देखते हैं। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है, इसकी प्रत्येक भुजा निम्नलिखित में किसके बराबर है? देखिए क्या बोल दिया, तो समचतुर्भुज है ना, तो समचतुर्भुज का जो विकर्ण दिया है तो 24 गुना 32, तो इसकी प्रत्येक भुजा निम्नलिखित में से किसके बराबर है? प्रत्येक भुजा किसके बराबर है? ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला यही हो जाएगा। तो ये हो गया आपको 12, तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 बचा 2, 12 तिया 36 और 2 38, 384। तो इसका परिमाप हो जाएगा 4 गुना भुजा बराबर 384। तो 4 से कटाइए इसको, 9 बारी में 36, 6 बारी में, तो भुजा हो गया 96। अरे 96 ने कितना हो गया? हाफ विकर्णों का गुणनफल। तो इसका समचतुर्भुज का विकर्ण 24 और 32 है, तो इसका होता है हाफ विकर्णों का गुणनफल। समचतुर्भुज है ना, तो ये हो जाएगा, तो 12 बारी में कटा, तो 12 दूनी 24, बाकी रहा 2, 12 तिया 36, 2 38, तो ये क्षेत्रफल हुआ। ओ अच्छा, ये क्षेत्रफल हो गया, तो यहाँ कैसे बैठा दिए? चलिए, तो ये क्षेत्रफल हुआ। तो हमको क्या निकालना है कि इसकी प्रत्येक भुजा निम्नलिखित में से किसके बराबर होगी, यही ना। अच्छा, चलिए पहले डायग्राम बनाते हैं समचतुर्भुज का। तो समचतुर्भुज कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, इसका विकर्ण दिया है, विकर्ण दिया है। चलिए, तो विकर्ण दिया है 24 और 32, बड़ा वाला विकर्ण हो जाएगा 32, तो ये बेचारा हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा आपका 12। ठीक है, यहाँ पर। और विकर्ण क्या होता है आपको, समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वो एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करता है। क्या करता है? लंब समद्विभाजित। समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है एक दूसरे को क्या करता है बच्चों? लंब समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो विकर्ण आधा आधा हो जाएगा। तो बड़ा वाला विकर्ण है कितना? 32, 32 का आधा 16, यहाँ से यहाँ हो गया। ठीक है, ABCD कह दीजिए और यहाँ कट ऑन बिंदु को O कह दीजिए। और जो बड़ा वाला विकर्ण 32 है तो उसका आधा हो गया 16, और छोटा वाला 24 है तो उसका आधा हो गया 12। हमको जो भुजा निकालना है, तो देखिए ये आपका एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट कर दीजिए, तो हो जाएगा आपको यहाँ पे 256 प्लस 144, तो 400 होगा क्या? 400 का 20 हो गया। क्या हो गया? 20 हो गया। चलिए, इसका 20 हो जाएगा। हम यहाँ पे जो परिमाप वाला लगा रहे थे वो नहीं लगेगा आपको। ऐसे जो डायग्राम बना करके विकर्ण को आधा आधा करके एक ट्रायंगल सेलेक्ट कर लेना है, उसमें से ये कर्ण का वैल्यू निकाल लीजिए, वही हो जाएगा उसका किसका? तो समचतुर्भुज का विकर्ण हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 33 हो गया। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं 34 की ओर। 34, चलिए त्रिकोणमिति आ चुका है। तो 34 नंबर में कहता है आपको tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cot स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल्स टू 1। ठीक है, tan स्क्वायर जो है आपको 30 दिया है
देखिए तो टेन स्क्वायर 30 डिग्री, और भाई कॉट 60 भी तो 10 30 होता है, तो 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए 2 10 स्क्वायर 30 डिग्री हो गया, ठीक है। 2 और 10 30 1/√3 होता है का स्क्वायर, तो 2/3 हो गया, 2/3 हो गया, 2/3 हो गया। चलिए 34 हो गया। 35 नंबर देखिए, 35 नंबर देखिए, 35 नंबर में क्या बोलता है बच्चों? 35 है ना, है हाँ। चलिए 35 में देखिए कहता है कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में AB/D बराबर AC/DF ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे यदि। अच्छा, त्रिभुज ABC तथा DEF में AB/ पहले फोटो बनाते हैं, देखिए फोटो बनाते हैं ABC। चलिए ABC एक त्रिभुज हुआ, दूसरा त्रिभुज मान लिया जाए क्या है? DEF। चलिए कौन किसके बराबर है बच्चों? तो AB/D बराबर AC/DF है, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे यदि कौन B बराबर कौन B बराबर कौन E तो होगा ही। अच्छा, कौन A बराबर D, ठीक है। अब कौन C बराबर F, कौन A बराबर P कंडीशन कहाँ दिया था? नहीं दिया था ना। चलिए कौन, तो कहने का मतलब है दो त्रिभुज यदि समरूप है सीधा सा उसका संगत कौन बराबर होगा? A बराबर P का होगा, B बराबर E होगा और C बराबर F है। देखिए कौन सा दिया है, तो A बराबर P नहीं दिया है, लेकिन आपको B बराबर E दिया है, B बराबर E यहाँ पे है ना। B बराबर अरे यार यहाँ तो D ना था, D था। तो A बराबर हो जाएगा D, B बराबर हो जाएगा E, C बराबर हो जाएगा F। तो B बराबर आपका E दिया है, B बराबर E हो जाएगा, A बराबर हो जाएगा D हो जाएगा, ठीक है। और C बराबर D, C बराबर D नहीं, इठो नहीं समरूप होंगे यदि। उसके बाद B बराबर F, तो B बराबर F नहीं। तो ये दो स्थिति में समरूप होगा, है ना। इसमें दो आंसर हो जाएगा। देखिए त्रिभुज ABC तथा DEF पे AB/DE बराबर AC/DF संगत भुजा का अनुपात यदि उसका बराबर है तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, ठीक है। यदि AB/DE है, AC/DF है ना, तो दोनों के बीच का एंगल जो है तो A बराबर D। सिंपल सा जानिए, यदि समरूप बोल दिया है, यदि समरूप हो जाएगा उसका संगत कोण बराबर हो जाएगा, यानी B बराबर हो जाएगा E के और जो है A बराबर हो जाएगा D के। चलिए झंझट खत्म कीजिए, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, इसका दोनों हो जाएगा, A और B दोनों हो जाएगा, ठीक है। A और B दोनों हो जाएगा। चलिए 36 नंबर देखते हैं। 36 नंबर में क्या कहता है कि यदि त्रिभुज ABC, त्रिभुज PQR और क्षेत्रफल ABC, क्षेत्रफल PQR का अनुपात, यानी कि ABC और PQR यदि समरूप त्रिभुज है और उनके क्षेत्रफल का अनुपात 121/169 है, तो BC/QR क्या हो जाएगा? तो वही हो जाएगा BC/QR का जो स्क्वायर है ना, तो उसके BC/QR का जो है स्क्वायर जो होगा उसके क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होगा, यानी 121/169 हो जाएगा। तो 11/13 हो जाएगा, यानी कि BC/QR बराबर 11/13, यानी कि BC अनुपात QR हो जाएगा 11/13। 11 अनुपात क्या हो जाएगा? 13, ये वाला हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा C, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। 37 नंबर चलते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फेवरेट सभी बच्चों का फेवरेट। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए, यदि त्रिभुज ABC PQR का जो है क्या है? समरूप है। अब B 47 है, R 83 है, तो ये क्या होगा? चलिए देखिए, मान लीजिए ABC, ये रहा ABC त्रिभुज PQR। तो यहाँ पे A बराबर होगा P का, B बराबर होगा Q का और C बराबर होगा R का। तो देखिए क्या क्या दिया है आपको, A मांग रहा है। तो B 47 है, तो B 47 है तो Q भी 47 हो जाएगा, ठीक है। और R यदि मान लीजिए B 47 है, चलिए A में चलिए B 47 है, चलिए 47, ठीक है। उसके बाद R में 83, R 83 है तो यह 83 हो गया, है ना। दो त्रिभुज समरूप है तो संगत कोण क्या होगा? बराबर होगा, सिंपल सा लॉजिक है। तो यहाँ पे B हो गया 47, क्योंकि हमको A चाहिए ना, तो इसलिए ABC में बात करेंगे। B 47 है, उसके बाद R चूंकि यहाँ पे 83 है तो इसलिए R किसके बराबर होगा? C का, 83 हो गया। अब कहता है A क्या होगा? तो ये दोनों को जोड़िए, कितना हो गया? तो 180 में घटा दीजिए दोनों को जोड़ करके, तो 8 4 12, 12 1 13।
चलिए तो 83 और 47 को यदि जोड़ेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, 7 3 10, बाकी रहा 1, 8 4 12 1 13, ठीक है। तो 180 में 130 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 50 हो जाएगा, यानी कि एंगल ए का मान आ जाएगा आपका 50 डिग्री, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 के बाद 39 नंबर क्या कहता है, देखिए ए बी सी पी क्यू आर का समरूप है, 2AB बराबर पी क्यू है, बी सी बराबर 8 है, तो क्यू आर बताइए क्या होगा। तो देखिए पहली बात तो ए बी बटे पी क्यू बराबर होगा बी सी बटे क्यू आर, सिंपल सा है। यदि समरूप है ए बी सी पी क्यू आर का, तो इसका मतलब ए बी पी क्यू होगा, बी सी क्यू आर होगा और ए सी पी आर होगा, है ना, अनुपात बराबर होगा। तो आपको यहाँ पे दिया कहता है कि 2AB पी क्यू है, तो 2AB पी क्यू है, तो ए बी बटे पी क्यू के जगह पर बैठा दीजिए बच्चों क्या, 2AB। चलिए 2AB बैठा दिए, ठीक है। उसके बाद BC 8 है, BC 8 है तो कहता है QR क्या होगा, तो AB खत्म हो गया, तो QR कितना हो जाएगा बच्चों, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, तो QR कितना हो जाएगा बच्चों, 16 हो जाएगा। चलिए 16 सेंटीमीटर यहाँ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग का क्या है, 40 नंबर में। अरे यार कितना ट्रायंगल का दिया सवाल। चलिए देखिए, तो कहता है त्रिभुज ABC में AD BC पर लंब है और AD बराबर DC बराबर 8 सेंटीमीटर है, BC 14 सेंटीमीटर है, तो AB का मान बताइए क्या होगा। ABC त्रिभुज बनाइए, ABC में AD जो है, चलिए ABC त्रिभुज ABC ABC, तो यहाँ पे मान लीजिए ये आपका D है, तो AD BC पर क्या है, लंब है, AD जो है BC पर लंब है ना, और AD और DC का जो AD 8 सेंटीमीटर है, DC भी 8 सेंटीमीटर है, और BC कितना है, BC आपका 14 सेंटीमीटर है, BC 14 में देखिए BC 14 है, यानी कि ये टोटल का टोटल 14 है और ये 8 है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, तो ये भी AB कितना हो जाएगा, तो 64 जोड़ 36, तो 100 का स्क्वायर रूट 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 10 हो जाएगा। चलिए 41 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन में दम नहीं है, फटाफट। 41 नंबर में कहता है किसी वृत्त की परिधि उसके व्यास से 9 सेंटीमीटर अधिक है। परिधि, किसी वृत्त की परिधि उसके व्यास से 9 सेंटीमीटर अधिक है, तो त्रिज्या बताइए। परिधि P जो है यानी सरकमफेरेंस कहिए, C जो है उसके व्यास से 9 अधिक है ना, परिधि, वृत्त की परिधि व्यास से 9 सेंटीमीटर अधिक है, त्रिज्या। तो परिधि का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, तो परिधि का 2 पाई r, चलिए ये हो गया, और D हो जाएगा 2r प्लस 9, ठीक है। चलिए तो 22/7 बैठाना है तो बैठा दीजिए, इधर हो जाएगा 2r प्लस 9, ठीक है। तो इधर 7 से गुना कर दीजिए, तो 44r बराबर 7 से गुना करेंगे 14r, 9 7 63, तो 44 में 14 जाएगा तो 30r बराबर इधर 63, तो r बराबर 63/30, तो कटेगा कितना से, 9 बारी में नहीं, यदि हम लोग कटाए 3 से तो 21, यहाँ 10, 2.1 कितना हो जाएगा, 2.1 सेंटीमीटर, 2.1 सेंटीमीटर। चलिए ये हो गया 41 का बी नंबर हो गया आपका सही आंसर। चलिए 42 में देखते हैं हम लोग, 42 नंबर। दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अंतर, देखिए दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अंतर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा उनकी परिधियों का अंतर 20 सेंटीमीटर है, तो उनकी त्रिज्याओं का योग ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए यहाँ पे परिधि का अंतर 20 दिया है और क्षेत्रफल का अंतर, तो क्षेत्रफल का अंतर यदि मान लिया जाए, पहला का यदि हो पाई r स्क्वायर माइनस पाई r2 का स्क्वायर बराबर कितना 100, ठीक है। तो पाई कॉमन r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर बराबर 100, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको r1 माइनस r2 का वैल्यू कितना, तो 100/पाई और एक काम कीजिए, चलिए फॉर्मूला बनाकर दिखाइए देते हैं। तो इसको लिखेंगे, पाई को पहले उधर फेंक दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा r1 प्लस r2 इंटू r1 माइनस r2 बराबर 100/पाई हो गया, ठीक है। चलिए तो ये हो गया परिधियों का अंतर, है ना, परिधि का अंतर जो है 20 दिया है। चलिए परिधि का अंतर, तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है इसका, तो पाई 2 पाई r1 माइनस 2 पाई r2 बराबर कितना दिया, 20 दिया है। तो यहाँ से एक काम करते हैं हम लोग, 2 पाई कॉमन लेते हैं, तो r1 माइनस r2 बराबर हो गया 20, तो कट जाएगा तो 10, ठीक है। तो यानी r1 माइनस r2 का वैल्यू मिला 10/पाई, ठीक है। r1 माइनस r2 का वैल्यू मिला 10/पाई, यहाँ पे बैठा दीजिए। तो r1 प्लस r2, तो r1 माइनस r2 का वैल्यू मिला 10/पाई और गुना 100/पाई बराबर में हो, तो बराबर
100/पाई, तो पाई और पाई हो गया खत्म, ये 10 बारी में खत्म, यानी कि त्रिज्याओं का योग मिला आपको 10, है ना। R1 प्लस R2 क्या मिला आपको 10, तो क्या मांगा था उनकी त्रिज्याओं का योग, तो हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर हो जाएगा 42 का आंसर। ठीक है, कैसे किए, तो यहाँ पे जो है हम लोग क्या किए, उनके जो परिधि का अंतर दिया, तो पहले के लिए 2πr1, दूसरे के लिए 2πr2, 2π कॉमन लेकर के यहाँ से R1 माइनस R2 का वैल्यू पाई के पद में निकाल लिए। फिर उसका जो क्षेत्रफल का अंतर दिया था, तो वहाँ पे R1 माइनस R2 के जगह पर बैठा दिए कौन सा वैल्यू 10/पाई को, तो उसका कट करके त्रिज्या का योग निकल गया हम लोगों को 10। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 43 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि बिंदु 5P तथा 2 0 के बीच की दूरी 5 हो तो P बराबर है दूरी 5 है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, दूरी आपको दिया है 5, तो यानी 0 में P घटेगा, तो P स्क्वायर, देखिए तो P माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो P स्क्वायर 5 घटा 2 का स्क्वायर, तो 5 में 2 गया 3, 3 का स्क्वायर, अब बराबर ही 5 दिया है, 5 में 2 गया 3, 5 में 2 गया तो बचा 3, 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा P स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 25, तो P स्क्वायर बराबर 16, तो P हो गया 4, P कितना हो गया आपको प्लस माइनस 4, ये हो गया आपको। चलिए 44 नंबर का देखते हैं क्या कहता है, 44 नंबर में देखिए क्या कहता है बच्चों, कहता है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 36:49 है, क्षेत्रफलों का अनुपात है ना 36:49 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात बताइए क्या होगा। ठीक है, क्षेत्रफल त्रिज्याओं का अनुपात, ठीक है तो देखिए क्षेत्रफल का अनुपात, तो पहला के लिए πr1 का स्क्वायर, दूसरा के लिए πr2 का स्क्वायर बराबर 36/49, तो ये खत्म हो गया, तो त्रिज्या का अनुपात क्या हो जाएगा 6/7, यानी कि 6:7 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन हम लोग, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P से, देखिए एक वृत्त है, ठीक है, इसकी त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। चलिए त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P से 24 सेंटीमीटर लंबी जो स्पर्श रेखा PT खींची गई है। चलिए मान लिया जाए कि यहीं से जो है, यहीं से एक जो है हम लोग क्या खींचे हैं, स्पर्श रेखा खींच दिए हैं। ठीक है, ये है आपका 24 सेंटीमीटर, इसको इससे मिला दीजिए, यहाँ पे यहाँ मिला दिए, ठीक है, PT ना, PT चलिए खींची जाती है। तो यदि O वृत्त का केंद्र है, केंद्र O है, तो OT की लंबाई बताइए क्या होगा, OT PT बिंदु P से 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P से 24 सेंटीमीटर लंबी है ना स्पर्श रेखा PT खींची जाती है। यदि O वृत्त का केंद्र है तो OT की लंबाई, अच्छा वृत्त का बिंदु P यहाँ है, T यहाँ है, सॉरी P होगा बाहरी बिंदु, ताकि वृत्त का एक बिंदु बोला है तो P हो जाएगा वृत्त का एक बिंदु, T बाहर वाला बिंदु हो जाएगा। तो कहता है PT खींची जाती है तो OT की लंबाई बताइए क्या होगा, OT यानी कि ये वाला, तो ये आपका 24 हो गया, तो ये OT बताना है। ठीक है, तो ध्यान देंगे यहाँ पे आप क्या पढ़े होंगे कि वृत्त की जो त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो यहाँ पे लंब है ना, तो ये उसका क्या हो जाएगा, कर्ण का काम करेगा, तो यानी कि OT हो जाएगा आपका रूट अंडर OP का स्क्वायर और प्लस PT का स्क्वायर, तो OP का स्क्वायर 7 का स्क्वायर और इधर 24 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपको 625 यानी 25 हो जाएगा, है ना। इसका 49 जोड़ 476 तो 625 हो जाएगा, नहीं 576 इसका 49 तो 625 का 25 हो जाएगा। ध्यान देंगे यहाँ पे कि वृत्त की किसी बिंदु पर जो स्पर्श रेखा खींचते हैं उस पर जो है वृत्त की त्रिज्या लंब होती है, तो जब लंब यहाँ बनेगा तो ये हो जाएगा उसका कर्ण, क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, 46 नंबर क्वेश्चन कहता है दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, R1:R2। मान लिया जाए यही है R1, पहला वृत्त का त्रिज्या R1 दूसरे का R2, तो कितना है 2/3 है, तो कहता है क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा πr1 का स्क्वायर बटे πr2 का स्क्वायर, पाई खत्म, तो R1/R2 का होल स्क्वायर, R1/R2 क्या है 2/3 है, का स्क्वायर करेंगे तो 4/9 हो जाएगा, 4/9 यानी कि 4:9 हो जाएगा। चलिए 47 नंबर देखते हैं हम लोग, 47 नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो 47 में साइन 52 डिग्री माइनस कॉस 38 डिग्री, तो देखिए यहाँ पे देखिए साइन 52 और कॉस 38 साइन 52 के बराबर होता है, तो 0 हो गया इसका आंसर। चलिए 48 नंबर क्या कहता है, किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु से P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितना सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर है, त्रिज्या बताइए क्या हो जाएगा। फिर से वही सवाल हो गया, ये वृत्त है,
यहाँ देखिए वृत्त है, किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर, ये 13 सेंटीमीटर ये दिया है, मान लीजिए यहाँ पे ऐसा कुछ है, वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या बता दी, यहाँ 90 डिग्री है तो कर्ण हो गया 13, 13 का स्क्वायर में 12 का स्क्वायर घटाएंगे तो 169 है, 25 25 का हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है? एक घड़ी की मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है ना, एक घड़ी की मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है, इसके द्वारा 15 मिनट में रचित क्षेत्रफल, 15 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक घड़ी की मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है, तो देखिए घड़ी ये रहा आपका घड़ी, ठीक है, ये घड़ी है आपका, तो 14 सेंटीमीटर जो है तो कितना मिनट है? 15 मिनट में, मिनट वाली सुई है, सपोज कीजिए मिनट वाली सुई 15 में यहाँ आएगा तो कितना कोण बनेगा? देखिए 60 मिनट में बनता है आपका कितना? 360 डिग्री कोण। तो 1 मिनट में कितना कोण बनेगा? 60 मिनट का मतलब हुआ कि मिनट वाली सुई जब एक बार पूरा घूमेगी तो 60 मिनट होता है, और उस दरमियान एक बार पूरा घूमेगी तो 360 का कोण बनेगा। तो 1 मिनट बराबर कितना होगा? कटा दीजिए यहाँ से, कितना? 6 बारी में 60 मिनट, तो 0 0 खत्म, तो 6 डिग्री का बनेगा 1 मिनट में। तो कितना मिनट बोला है? 15 मिनट में, 15 मिनट में हो जाएगा कितना? 15 से 90, यानी कि आपको यहाँ पे क्या बनेगा? एक समकोण त्रिभुज बनेगा यहाँ पे, इस तरह से समकोण त्रिभुज कहते हैं, यानी कि एक त्रिज्यखंड जो बनेगा उसका जो केंद्रीय कोण हो जाएगा थीटा 90 डिग्री। तो वही कहता है कि एक घड़ी मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है, इसके द्वारा 15 मिनट में जो क्षेत्रफल रचा जाएगा उसको बताइए। तो क्या हो जाएगा? थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ देख सकते हैं थीटा हो गया 90 डिग्री, 360 गुना 22/7, और रेडियस का, यानी रेडियस क्या था आपका? यही रेडियस हो जाएगा 14, तो 14 गुना 14, 2 बारी में ख़त्म, ये 4 बारी में ख़त्म, यहाँ पे 11, 2 खत्म, इससे 154, कितना हो गया? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 14 सेंटीमीटर लंबी जो सुई है वो 15 मिनट में कितना का? तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या बनाया गया? क्षेत्रफल रचेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन में। 50 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये हो जाएगा आपका इसका 50 का आंसर। थीटा इसको कहिए थीटा, सेम है तो सेम के लिए क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। चलिए त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर को एस बिंदु तक बढ़ाया गया है, त्रिभुज पी क्यू आर में, चलिए त्रिभुज पी क्यू आर में क्या किया है? क्यू आर को एस तक बढ़ा दिए, चलिए एस तक बढ़ा दिए, बढ़ाया जिससे पी आर एस ये वाला जो है 150 डिग्री तथा पी क्यू आर 80 डिग्री, पी क्यू आर 80 डिग्री, तो कौन सा कोण मांगा है? तो क्यू पी आर, तो ये तो सिंपल सा ये यदि x है तो 80 जो x कितना हो जाएगा आपको? यही 150 के बराबर होगा, क्योंकि थ्योरी है ना कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाई जाए तो बाहर में बनने वाला कोण 2 अंदर वाला कोण के योग के बराबर होता है, यानी ये दोनों के बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा, x बराबर 70 डिग्री, ये हो जाएगा आपका, यानी बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 52 नंबर में कहता है आर त्रिज्या वाले वृत्त के लिए थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई थीटा बटे क्या होता है? थीटा बटे 360 गुना 2 पाई आर, चाप की लंबाई, या तो ये हो जाएगा 2 से ही कटेगा 180, तो थीटा बटे 180 गुना पाई आर। तो देखिए दोनों में से कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन में थीटा बटे 360 इन्हें होगा, थीटा बटे 360 2 पाई आर, चलिए बी हो गया। आगे बढ़िए 53 नंबर प्रश्न क्या कहता है बच्चों? यदि a बराबर 45 है, साइन a प्लस कॉस a प्लस टेन a का मान क्या होगा? तो हर जगह पुट कर दीजिए, तो ये हो गया 1/√2 1/√2 1, तो ये हो गया आपका √2 1/√2 1/√2 2 कितना हो जाएगा? देखिए सिंपल सा, देखिए तो 2/√2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा √2 प्लस 1, क्या हो जाएगा? √2 प्लस 1, बी नंबर हो जाएगा। चलिए 54 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुना कर दी जाए तो नए वृत्त और पुराने वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो देखिए पहला वृत्त की त्रिज्या है आपका मान लीजिए r1, तो दूसरा वृत्त का हो जाएगा कितना गुना? यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुना कर दिया जाए, चलिए 2r1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया नया वृत्त की त्रिज्या और r1 हो गया पूर्णा वृत्त का, तो क्षेत्रफल का अनुपात, तो पाई r1 का स्क्वायर बटे पाई r का स्क्वायर, तो पाई r1 का स्क्वायर, ये बेचारा जो है 2r1, तो बड़की r की जगह पर 2 लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4r1 का स्क्वायर, पाई खत्म, r1 खत्म, तो हो जाएगा 1/4, यानी 1:4 हो जाएगा आपका, 1:4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर प्रश्न क्या कहता है आपको?
55 नंबर में दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 2:3 है। परिधि का अनुपात दिया है 2:3 है, यानी कि यहाँ से 2πr1/2πr2 कितना दिया है 2:3। तो आपको ये खत्म हो गया, यानी r1/r2 2/3 है। तो क्या बोला है उसका, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात। तो πr1 का स्क्वायर बटे πr2 का स्क्वायर, ये खत्म। तो r1/r2 पावर कॉमन रूप में लिखिए तो हो जाएगा 4/9। 2/3 का स्क्वायर करेंगे तो 4/9, 4:9। तो 4:9 हो जाएगा आपका इसका सही आंसर, है ना, 4:9। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 56 नंबर। तो यहाँ पे बच्चों 9 को कॉमन ले लीजिए, सिर्फ 9 sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a, ये NCERT का सवाल है। तो ये हो गया 9 आपका बी नंबर। चलिए 57 नंबर में देखिए क्या कहता है, यदि एक वृत्त की परिधि 2π से बढ़कर 8π हो जाती है तो इसका नया क्षेत्रफल होगा। एक वृत्त की परिधि 2π से बढ़कर 8π हो जाती है, अरे बाप, तो इसका नया क्षेत्रफल क्या होगा देखिए। तो मान लीजिए C1 है आपका 2π, ठीक है, और C2 है आपका 8π, ठीक है। तो इसका नया क्षेत्रफल क्या होगा, तो C1 का मतलब हो गया क्या, पुराना वाला जो है आपका इसका परिधि है 2π और नया वाला है जो है नया वाला कितना है 8π। तो कितना का वृद्धि हुआ, तो वृद्धि हो गया 6π का, है ना। तो कहता है इसका नया क्षेत्रफल क्या होगा। तो एक काम करते हैं, देखते हैं नया जो बना तो उस स्थिति में उसका क्षेत्रफल क्या था देखिए। तो इसका हो जाएगा यानी 2πr1 का वैल्यू हो गया आपको 2π, 2 खत्म, पाई खत्म, यानी r1 हो गया 1, त्रिज्या चलिए 1 है, और जब बढ़ करके 8π हो गया तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा C2 हो जाएगा 2πr2 हो जाएगा आपका 8π। तो पाई खत्म, तो ये हो गया 4 बार खत्म, तो 8 हो गया 4, तो ठीक है। तो 8 हो गया 4, तो ऐसी स्थिति में इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई गुना 1 का स्क्वायर, तो पाई ये हुआ, ठीक है। अच्छा इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों, तो पाई गुना 4 का स्क्वायर, तो 16π होगा, 16π। तो कितना गुना बढ़ गया, इससे पाई से हो गया 16π, तो 16 गुना बढ़ गया, कितना गुना बढ़ गया 16 गुना इसका बढ़ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका 16 गुना बढ़ गया। 58 नंबर सवाल, निर्देशांक ज्यामिति। किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु के निर्देशांक इतना है, इसके केंद्रक के निर्देशांक, केंद्रक का निर्देशांक क्या होता है सेंट्रॉइड। तो 4 जोड़ 0 जोड़ 5/3, फिर 7 जोड़ 5 जोड़ 3/3, तो कितना हो जाएगा 5 4 9/3, 5 3 8 7 15/3, तो 3 से 3,5, 3,5 बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, उसके बाद अगला कहता है कि नेगेटिव, तो किस पाद में स्थित होगा। देखिए x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, कहाँ होता है तो थर्ड में होता है ना, थर्ड में आपका होता है यानी तृतीय में हो जाएगा नेगेटिव। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 60 नंबर देखिए क्या कहता है बच्चों। तो यदि किसी रेखाखंड के एक छोर के बिंदु 4-5 और मध्य बिंदु 0 0 हो तो दूसरे छोर के निर्देशांक क्या हो जाएगा बच्चों। तो सीधा सा 4 मान लिया, देखिए एक छोर यही है, एक छोर यहाँ पे है 4,-5 और मध्य बिंदु वाला 0 0 है, और इधर वाला मान लीजिए x, y है, ठीक है। तो आपको कहता है दूसरे छोर का, तो x + 4 इसको और इसको जोड़ेंगे बटे 2, तो ये 0 के बराबर, x + 4 बराबर 0, तो x बराबर -4 हो गया, और y यहाँ पे कितना -5 है ना, तो y में जोड़िए तो y -5 बटे 2 बराबर 0, तो y -5 बराबर 0, तो y बराबर 5, तो x निकला कितना -4 y 5, -4 x -4 y 5, x -4 y 5, बी हो जाएगा 60 का आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर त्रिकोणमिति। देखिए तो यदि a बराबर 30 डिग्री, b बराबर 60 डिग्री है तो बच्चों इसके लिए फॉर्मूला होता है sin a cos b प्लस cos a sin b, इसके लिए होता है sin a प्लस b। ये क्लास 11th में जब आप लोग जाइएगा तो वहाँ पे आपको फॉर्मूला मिलेगा कि sin a प्लस b बराबर sin a इंटू cos b प्लस cos a sin b। तो sin a प्लस b, तो आपको a दिया 30 और b दिया है 60, तो दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 90, और sin 90 का मान हो जाएगा 1, तो इसका आंसर हो गया आपको 1। यदि आपको ये नहीं आता है आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे a और b है ना, a और b के जगह पर वैल्यू बैठा करके भी मान निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए 62 नंबर देखते हैं, हम उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला बना दिया आपको। तो देखिए यदि O मूल बिंदु हो और बिंदु P के निर्देशांक -3 4 हो तो OP, यानी मूल बिंदु से दूरी की बात कर रहा है, तो -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा बच्चों, तो 9 जोड़ 16 तो हो जाएगा 25, 25 का हो जाएगा 5, 25 का हो जाएगा 5। चलिए 5 इकाइयाँ। आगे बढ़ते हैं हम लोग 63 नंबर देखिए क्या कहता है।
63 नंबर कहता है कि x अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होता है। x अक्ष पर x0 x एक्सिस पर कोई भी बिंदु क्या होगा, x नॉन जीरो होगा और आपका क्या होगा, y0 होगा। x अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होता है, x कुछ भी होगा लेकिन y0 होगा, तो यही हो जाएगा 63 का ए हो जाएगा। चलिए x अक्ष पर स्थित कोई भी बिंदु के लिए y0 होता है हमेशा, याद रखेंगे। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपको कि बिंदु 10 यानी 10 इंटू साइन 60 कोमा 0 और 0 कोमा 10 साइन 30 डिग्री के बीच की दूरी बताइए क्या होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो दूरी बताना है दोनों बिंदु के बीच का, तो 0 में देखिए इसमें 0 घटेगा तो वही रहेगा, यानी 10 साइन 60 का स्क्वायर प्लस फिर इसमें तो ये हो जाएगा, फिर इसका भी 10 साइन 30 डिग्री का स्क्वायर। देखिए तो ये हो गया आपको कितना 100 साइन स्क्वायर 60 डिग्री, यहाँ पर भी हो जाएगा 100। अच्छा साइन 30 बेचारा कितना होता है cos 60 का स्क्वायर, 100 कॉमन, यहाँ साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60। ठीक है तो यहाँ हो गया 100 का। चलिए यहाँ देखिए 100 का स्क्वायर रूट हो जाएगा आपको 10 और इसके लिए क्या पढ़े हैं, इसके लिए पढ़े हैं 1, तो 10 इंटू 1 10 हो गया, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका 10 इकाइयाँ। कितना हो जाएगा बच्चों, 10 इकाइयाँ। चलिए 65 नंबर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है 65 नंबर में कहता है यदि बिंदु 0 0 1 2 तथा x, y संरेखीय है तो ये तीनों बिंदु यदि संरेखीय हो जाए, एक के लाइन पर स्थित हो जाए तो भाई क्या होगा। तीनों बिंदु यदि संरेखीय हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि x और y में क्या संबंध होगा। ठीक है, संरेखीय हो जाएगा तो x y में क्या संबंध होगा, तो सिंपल सा है देखिए हम इसका शॉर्टकट ट्रिक से बना देते हैं। 0 0 1 1 2 1 x y 1 ये तो इस तरह से, तो इसको गुना करेंगे तो 1 y माइनस 2x इक्वल्स टू 0, तो y माइनस 2x इक्वल्स टू 0, y बराबर 2x, ये संबंध हो जाएगा, है ना। हम अलग तरीका से ट्रिक से बना दिए, आपको तो आंसर से मतलब है भाई y बराबर 2x, तो y बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 2x हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 2x, है ना। तो y बराबर 2x जब यानी कि y जब 2x के बराबर होगा तो बिंदु क्या हो जाएगा, संरेखीय हो जाएगा। चलिए 66 नंबर देखिए, 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है ए बी तथा सी से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका तो भाई कोई उपाय है नहीं, तो एक काम करते हैं हम लोग क्षेत्रफल का, जो इसके लिए भी हम शॉर्टकट बना देते हैं फटाक से, डेल्टा का कर देते हैं हाफ, यहाँ हो जाएगा 0 1 1 0 5 1 0 5 1 3 4 1। इसका वैल्यू देखते हैं कितना आता है, तो यहाँ पे 3 ले लेंगे, 1 5 1/2, यानी कि ये हो गया आपका 3/2 माइनस 4 2 बारी में कटा माइनस 6, यानी कि 6 हो जाएगा। पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो 6 वर्ग इकाई हो जाएगा, है ना। यानी कि 66 नंबर क्वेश्चन में ए बी सी जो है त्रिभुज ए बी सी का 3 शीर्ष दिया है, कहता है इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो क्षेत्रफल हो जाएगा बच्चों कितना 6 वर्ग इकाई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं 67 नंबर में। देखिए कहता है निम्नलिखित में किसमें दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। दोनों विकर्ण बराबर, समचतुर्भुज में नहीं होगा, समांतर में नहीं होगा, आयत में होगा। किसमें होगा बच्चों, आयत में। आयत में क्या होता है, आयत का दोनों विकर्ण, ये दोनों विकर्ण क्या होता है आपका बराबर होता है आयत में। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहता है यहाँ पे 68 नंबर में 2x + 4/10 है 3x + 6/12 है द्वारा निरूपित रेखाएं होंगी, कैसी होगी। तो देखिए यहाँ पे देखिए 2/3 4/6, तो उसको कटाएंगे तो 2/3 और 10/12, तो यानी 5/6, तो ये हो गया आपका। देखिए प्रतिच्छेदी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉरी समांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, समांतर हो जाएगा। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। यदि तीनों बराबर होता है तो संपाती होता है, कोई 2 बराबर होता है 1 बराबर नहीं तो समांतर, और यदि कोई बराबर नहीं तो प्रतिच्छेदी। चलिए 69 नंबर में चलते हैं हम लोग। 69 नंबर में क्या बोलता है बच्चों, देखिए यदि किसी घन के एक विकर्ण की लंबाई, ठीक है वीडियो आ रहा है कि नहीं है, देखिए
तो यदि किसी घन के एक विकर्ण की लंबाई 8√3 सेंटीमीटर है तो इसका प्रत्येक किनारा, तो घन का विकर्ण होता है √3 गुना भुजा। क्या होता है? √3 गुना भुजा। घन का विकर्ण होता है √3 गुना भुजा। तो घन का एक विकर्ण की लंबाई दिया 8√3, तो 8√3 बराबर √3 गुना भुजा। तो √3 से √3 खत्म, तो भुजा हो गया 8। तो भुजा कितना निकला बच्चों? 8 हो गया, तो 8 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो घन का विकर्ण क्या होता है? √3 गुना भुजा। और घन का विकर्ण दिया है, यदि किसी घन के एक विकर्ण की लंबाई 8√3 है तो √3 खत्म हो गया, तो 8 हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 70 नंबर क्या कहता है। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका प्रत्येक किनारा, तो 6 गुना ए स्क्वायर बराबर 96 है, तो 16 छक्के 96, तो ए बराबर 4 हो जाएगा। किनारा कितना हो जाएगा बच्चों? 4 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है। 31 नंबर में कहता है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। गोले का 4πr²। गोले का क्या होता है बच्चों? 4πr²। चलिए आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन 72 में क्या कहता है? 72 में कहता है दो अर्धगोले के आयतनों का अनुपात 27:64 है। अच्छा, दो अर्धगोले के आयतन, तो दो अर्धगोला का क्या हो जाएगा बच्चों? 2/3 πr1 का क्यूब बटे 2/3 πr2 का क्यूब। दो अर्धगोला अलग अलग है, इसलिए ये हो गया इसका खत्म। तो कितना है आयतनों का? 27/64 है। तो क्या बोला है उनके पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो यहाँ से त्रिज्या का अनुपात क्या निकल गया? त्रिज्या का अनुपात हो जाएगा 3/4। 3/4 हो गया। तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का, तो पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए हो जाएगा 2πr1 का स्क्वायर बटे 2πr2 का स्क्वायर। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ बोला है, देखिए यहाँ पे वक्र पृष्ठ, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला 2πr² होता है, ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया 2π खत्म, तो r1/r2, तो r1/r2 3/4 का स्क्वायर कर दीजिए, तो हो जाएगा 9/16। 9/16, तो ये हो गया आपका 72 का बी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर की ओर चलते हैं हम लोग। 73 नंबर, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:2 है। दो बेलन का त्रिज्या का अनुपात, चलिए r1/r2 हो गया आपका 3:2, 3/2। तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:7 है। तो h1/h2 बराबर कितना है? 5/7 है। तो उनके आयतनों का अनुपात, चलिए तो देखिए गौर से, बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? बेलन का होता है आयतन का πr1 का स्क्वायर इंटू h बटे πr2 का स्क्वायर इंटू h2। ठीक है, आयतन का क्या होता है? बेलन का आयतन का πr² h। तो पाई और पाई खत्म हो गया। तो यहाँ देखिए इसको क्या लिखेंगे? r1/r2 का स्क्वायर इंटू h1/h2। ठीक है, तो r1/r2 3/2 का स्क्वायर और गुना h1/h2 का वैल्यू है 5/7। तो ये हो गया 9/4, 5/7, तो 9×5 45, 7×4 28, 45:28। ये हो गया आपका बी नंबर 73 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं। sin² थीटा 1 + cot² थीटा। देखिए sin² थीटा और 1 + cot² थीटा क्या होगा बच्चों? तो cos² थीटा होता है। तो sin² थीटा और cosec का गुणनफल 1 होता है। 75 नंबर देखिए क्या कहता है? यदि किसी शंकु में ऊंचाई h 12 मीटर है और त्रिज्या 5 है तो तिर्यक ऊंचाई, तो L बराबर फॉर्मूला हो जाएगा h² + r का स्क्वायर, यानी कि h हो गया 12 का स्क्वायर, ये हो गया 5 का स्क्वायर, तो 144 25, तो ये हो जाएगा बेचारा 13 हो जाएगा सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन 76 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग। 76 नंबर प्रश्न में कहता है बच्चों, किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल यदि πa² सेंटीमीटर हो, πa² सेंटीमीटर स्क्वायर हो और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर हो तो उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। देखिए लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल, लंबवृत्तीय यानी कि ये आपका जो बेलन है तो इसका जो है क्षेत्रफल यानी दिया आपको ए दिया है कितना? लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल πa² दिया है। ठीक है और ऊंचाई जो है 20 सेंटीमीटर है। ऊंचाई कितना है बच्चों? तो 20 सेंटीमीटर है। h आपका कितना दिया? b दिया है। तो उसके वक्र पृष्ठ का क्या होता है? वक्र पृष्ठ का 2πrh होता है, 2πrh होता है। तो ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ से हम लोग जो है क्या करते हैं, क्षेत्रफल दिया है πa²। तो ये जो आपको देख सकते हैं ये वृत्ताकार हिस्सा है, यहाँ पे जो है 2π, वृत्त का क्या होता है फॉर्मूला?
पाई आर स्क्वायर बराबर पाई ए स्क्वायर, पाई पाई खत्म तो आर हो गया ए, ठीक है, आर हो गया ए, यानी कि ये जो मतलब लंब वृत्तीय बेलन है उसकी त्रिज्या जो है ए निकल करके आया। चलिए उसका वक्र पृष्ठ देखते हैं, 2 पाई आर, आर तो ए हो गया और एच कितना हो गया बी हो गया, तो हो गया आपको कितना जो है 2 पाई ए बी, 2 पाई ए बी, 2 पाई ए बी। चलिए ये हो गया आपका 2 पाई ए बी सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 77 नंबर। 77 नंबर, यदि x tan 45, ये x है यहाँ गुना है, तो x tan 45 गुना cos 60 डिग्री बराबर sin 60 गुना cot 60 है, तो x का मान बताइए क्या होगा बच्चों। तो सिंपल सा है, देखिए x tan 45 1 cos 60 हो गया 1/2 बराबर है sin 60 हो गया आपको √3/2 इंटू cot 60 हो गया आपको कितना cot 60 हो गया 1/√3 हो गया, cot 60 1/√3, तो √3 और √3 कैंसिल 2 2 खत्म, तो x बराबर 1 आ गया, तो x बराबर कितना आ गया 1 आ गया, x का वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए 78 नंबर। 78 नंबर प्रश्न कहता है कि cot 3x बराबर sin 45 cos 45 प्लस cos 60 डिग्री, तो x का मान बताइए क्या होगा। तो cot 3x बराबर है sin 45 इंटू cos 45, तो sin 45 इंटू cos 45, तो देखिए गौर से यहाँ पे दोनों का वैल्यू सेम होता है 1/√2 प्लस cos 60 का मान 1/2, तो देखिए cot 3x, तो ये भी हो जाएगा आपका 1/2, तो जोड़ेंगे तो उसको क्या हो जाएगा बच्चों cot 3x बराबर 1, तो cot 3x बराबर 1, तो 1 हो जाएगा आपका cot 45 का मान, दोनों तरफ का cot हटेगा तो 3x बराबर 45, तो x बराबर कितना निकला 15 हो गया आपका, x का वैल्यू कितना निकला आपको 15 डिग्री मिल जाएगा, ठीक है, x का मान कितना मिला 15 डिग्री। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 79 नंबर क्वेश्चन। तो 79 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कि cos थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल्स टू 4 है, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो cos थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे लिख देंगे 2, है ना। क्यों लिखे, क्योंकि आप जब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइएगा आपको मिलेगा यहाँ cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2, ठीक है। उस प्लस को माइनस करने के लिए, प्लस 2 को माइनस करने के लिए बैलेंस करने के लिए यहाँ -2 लिख दिए। अच्छा cos थीटा प्लस सेक थीटा का वैल्यू 4 दिया है यहाँ पे, तो 4 यहाँ बैठा दीजिए, तो 4 का स्क्वायर, तो 16 घटा 2 हो गया आपको 14, यानी कि cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकल करके आ गया आपको 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए। 80 में कहता है सेक a प्लस 10a बराबर 2 अल्फा और सेक a माइनस 10a बराबर b, तो ए बी का मान बताइए क्या होगा, ठीक है, ए बी का मान बताना आपको क्या होगा। चलिए देखिए, तो एक काम करते हैं हम लोग, ये जो वैल्यू दिया गया है आपको, क्या दिया है सेक a प्लस 10a बराबर कितना है बच्चों, तो 2a है, चलिए a है, अल्फा ने है a है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ सेक a माइनस 10a से गुणा भाग कर देते हैं, तो जब सेक a प्लस 10a इधर है, गुणा करेंगे हम लोग किससे, सेक a माइनस 10a से गुणा भाग कर दिए, ठीक है। तो इधर हो जाएगा 2a सेक a माइनस 10a, तो सेक a माइनस 10a से दोनों तरफ गुणा भाग किए हैं, तो इधर क्या हो गया a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया। इधर हो गया आपको 2a, हाँ 2a इंटू सेक a माइनस 10a का वैल्यू क्या दिया है, b दिया है, तो इसके लिए हो गया आपको 1, तो 1 इक्वल्स टू 2ab, तो देयरफॉर ab बराबर हो गया 1/2 हो गया। ab का वैल्यू क्या हो गया बच्चों, तो 1/2 हो गया, ठीक है ना। कैसे निकाले, तो ये जो गिवन वैल्यू था हम लोगों को सेक a प्लस 10a बराबर 2a, तो दोनों तरफ हम लोग क्या किए, इसमें सेक a माइनस 10a से गुणा भाग कर दिए, ठीक है। तो गुणा भाग करने के बाद लेफ्ट साइड में हो गया सेक स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a, और राइट साइड में हो गया 2a इंटू इतना, और इसका वैल्यू यहाँ पे b दिया था, तो यहाँ पे हो गया 2ab, और इसके लिए हम लोग क्या जानते हैं 1 होता है, तो 1 इक्वल्स टू 2ab, तो ab बराबर 1/2 हो गया। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन देखिए। 81 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, सेक 60 का वैल्यू, तो सेक 60 का वैल्यू क्या होता है बच्चों, तो आपका जो cos 60 1/2 होता है, तो उसी को पलटा दीजिए तो आपका 2 हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ क्या कहता है, यदि a प्लस बी 90 है तो cot a बराबर होगा, cot a बराबर क्या होगा बच्चों, तो cot a के जगह पर लिखेंगे 90 माइनस बी। देखिए यहाँ a प्लस बी 90 है, a प्लस बी 90 है, तो a बराबर क्या होगा, b को इधर फेंकेंगे 90 माइनस बी, तो cot 90 माइनस थीटा क्या होता है 10 थीटा, यानी कि 10b, तो cot a किसके बराबर होगा, 10b के बराबर होगा। देखिए ना, cot a के जगह पर क्या लिखेंगे 90 घटा b लिखेंगे ना, a प्लस बी बराबर 90, तो a बराबर क्या लिखेंगे 90 घटा b, ठीक है।
तो ए की जगह पर 90 घटा बी लिखे तो यहाँ हो गया cot 90 माइनस थीटा टेन थीटा, तो थीटा है बी यानी cot ए बराबर टेन बी होगा। अगला क्वेश्चन चलिए 83 नंबर देखते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि cos थीटा बराबर 12/13 है तो cosec थीटा क्या होगा। ठीक है, तो cos थीटा आपको दिया है 12/13, तो आपको बताना है cosec थीटा। तो cosec थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/sin थीटा। ठीक है, और sin थीटा को लिख सकते हैं √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं आराम से। उसके बाद cos थीटा को हम लोग यहाँ लिखे हैं तो 144/169 उसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर जो 169 चल जाएगा और नीचे में 169 में 144 तो 25, तो 13/5 हो जाएगा, 13/5 हो जाएगा इसका आंसर बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 84 नंबर। 84 में कहता है यदि 4 tan थीटा इक्वल्स टू 3, तो 4 tan थीटा बराबर 3 तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। देखिए 4 tan थीटा बराबर 3, थीटा चाहे कुछ भी रहे, थीटा चाहे कुछ भी रहे, थीटा चाहे कुछ भी रहे, कुछ भी रहे दुनिया का, है ना, तो थीटा चाहे कुछ भी रहे तो उसके लिए क्या होगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमेशा वर्ड होगा, है ना। यहाँ यदि सेम चीज़ है तो उसके लिए क्या होगा नू, उसके लिए आपका 1 वैल्यू होगा। चलिए 45 नंबर का हम लोग देखते हैं। 45 नंबर में देखते हैं क्या कहता है, cot स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा माइनस 1 सेक थीटा प्लस 1 बराबर x है, तो x का मान बताइए क्या होगा। सिंपल सा है, cot स्क्वायर थीटा इंटू यहाँ देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर x है, तो x का तो मान मांगा है ना cot स्क्वायर थीटा, और ये होता है बेचारा आपका tan स्क्वायर थीटा, तो cot इंटू टेन क्या होता है 1 होता है, x का मान क्या हो जाएगा आपको 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 86 नंबर क्वेश्चन। 86 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी मीनार की ऊंचाई 35 सेंटीमीटर है, सॉरी 35 मीटर है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो तो मीनार की छाया की लंबाई जमीन पर क्या बनेगी। देखिए ये जमीन है आपका, ठीक है, ये 35 मीटर ऊंची मीनार है, कोई ऊंचा जो है ये मीनार है। ठीक है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है तो छाया कौन होगा, यही छाया हो जाएगा, यही छाया होगा, है ना। उन्नयन कोण यदि 45 डिग्री का बने तो छाया कितना हो जाएगा, तो देखिए इसके लिए ये लंब और ये आधार हो गया, तो आपको tan 45 बराबर 35/35 वाट, तो हो जाएगा आपका वाट बराबर 35 मीटर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि tan 45 एक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 87 नंबर, यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की इतनी गुनी है। चलिए देखिए ये ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, ठीक है, यदि मान लिया जाए यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई, मान लीजिए ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई x है, ऊंचाई स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की, है ना, 1/√3 गुनी है। चलिए नहीं ये यदि x है तो ये हो जाएगा 1/√3x, यानी कि स्तंभ की जो ऊंचाई है वो छाया की ऊंचाई का कितना 1/√3x गुनी है। ठीक है, तब कहता है सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, ये थीटा क्या होगा। तो देखिए इस कोण के लिए लंब आधार हो गया, तो लंब आधार तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 1/√3x बटे x, तो x खत्म, तो tan थीटा बराबर 1/√3, तो थीटा बराबर कितना 30 डिग्री हो गया आपका, 30 डिग्री हो गया, यानी कि हो जाएगा आपका 87 का ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन कहता है cosec थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस cos थीटा इंटू tan थीटा प्लस cot थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, cosec थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है, इंटू tan थीटा प्लस cot थीटा। देखिए इजी है, तो cosec को लिखेंगे 1/sin थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, इंटू 1/cos थीटा माइनस cos थीटा इंटू साइन थीटा बटे cos थीटा प्लस cos थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बटे cos थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो जाएगा। तो गौर से देखिए यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बटे cos थीटा इंटू 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, एक तो cos इससे खत्म, एक तो साइन इससे खत्म, cos थीटा साइन थीटा एक हो जाएगा। बताइए एक के लिए कितना माथापच्ची करना पड़ा। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन। तो 89 में कहता है 2 साइन का मान है, अरे बाप यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे 48 होगा लगता है, यहाँ पे 48 होगा। नहीं 48 नहीं, यहाँ पे 38 होगा। ठीक है, क्वेश्चन हो सकता है मतलब मिसप्रिंट है, दिख नहीं रहा है वहाँ पे क्या होगा। तो लॉजिकली देखिए यहाँ साइन 38 है, कॉस 52 है, तो जाहिर सी बात यहाँ 52 है तो 38 दोनों का सम 90 होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो ये कट जाएगा तो आंसर हो जाएगा 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, देखिए साइन 38 कॉस 52 के बराबर होगा तो कट जाएगा तो 2 ही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए इसका 90 नंबर क्वेश्चन। 90 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि साइन 50 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री बराबर 2 साइन ए है तो इस पर हो जाएगा बच्चों साइन 50 है, कॉस 40 आपका साइन ए 50 हो जाएगा, इधर 2 साइन ए हो जाएगा। तो 2 साइन ए बराबर 2 साइन 50 हो गया, 2 खत्म, साइन ए बराबर साइन 50, इसलिए ए बराबर 50। ए बराबर क्या हो गया बच्चों, तो 50 हो गया, तो ए बराबर 50 यहाँ पे है ना। यानी कि क्वेश्चन नंबर 90 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 91 का हम लोग देखते हैं फटाक से। 91 में क्या कहता है, 91 में कहता है देखिए यदि 2 थीटा बराबर पाई बाय 2 है तो सेक थीटा का मान बताइए क्या होगा। तो थीटा बराबर पाई बाय 4 हो जाएगा ना। देखिए 2 थीटा पाई बाय 2 है तो थीटा बराबर पाई बाय 4 हो गया, पाई बाय 4 बोले तो 45 डिग्री, पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री, तो सेक 45 डिग्री का मान कितना होता है, √2 होता है, √2 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 92 नंबर ना, 92 नंबर ये क्या कहता है, साइन स्क्वायर 23 प्लस साइन स्क्वायर 67, तो साइन स्क्वायर 23 प्लस साइन स्क्वायर 67। पहले तो ये देखिए साइन स्क्वायर 23 डिग्री प्लस इधर साइन 67 कॉस 23 के बराबर, ये देखिए तो साइन स्क्वायर 23 प्लस कॉस स्क्वायर 23, ऊपर वाला हो गया 1, ऊपर वाला 1 नीचे वाला 1, तो 1/1 प्लस यहाँ इसके लिए देखिए साइन स्क्वायर 59 प्लस यहाँ पे हो जाएगा साइन 31 कॉस 59 के बराबर, तो कॉस स्क्वायर 59, तो इधर 1/1 हो गया, इधर 1/1 2 हो गया आंसर इसका। इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी 92 का हो गया आपको 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 93 नंबर प्रोबेबिलिटी का सवाल है। देखिए प्रोबेबिलिटी का सवाल है, प्रोबेबिलिटी का सवाल है कि एक वर्ष में एक महीना यादृच्छा चुना जाता है। एक वर्ष में एक महीना तो टोटल होता है, टोटल आपका 12 महीना होता है। ठीक है, तो एक वर्ष में टोटल 12 महीना होता है, तो एक महीना यादृच्छा चुना जाता है, तो इसके अप्रैल या जून होने की प्रायिकता क्या होगा। देखिए अप्रैल होने का हो गया 1/12, या है तो प्लस, जून होने का तो 1/12, तो 2/12 तो हो जाएगा 1/6। क्या हो जाएगा बच्चों, 1/6 हो जाएगा। चलिए अगला देखिए 94 नंबर, एक पासे की फेंक में संख्या 4 या 5 आने की प्रायिकता क्या होगा। तो टोटल होता है इसमें पासे में 6 टोटल आउटकम्स होता है, तो 4 आने का, तो 4 आने का क्या होगा 1/6 और प्लस 5 आने का 1/6, तो वही 2/6, तो 1/3 हो जाएगा इसका आंसर, 1/3 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला देखिए 95 नंबर का, एक पासे को फेंकने पर अंक 6 नहीं आने की प्रायिकता, एक पासे को फेंकने पर अंक 6 नहीं आने की प्रायिकता। देखिए 6 आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, 6 एक टन होता है तो कितना हो जाएगा 1/6, तो 6 आने की प्रायिकता हो गया 1/6, तो कहता है 6 नहीं आने की, तो 6 नहीं आएगा तो कौन आएगा, 1 से लेकर 5 तक में कोई आएगा, यानी कि 5/6 हो जाएगा उसका आंसर। क्या हो जाएगा 5/6, या फिर 1/6 क्या है 6 आने की प्रायिकता, 6 आने की प्रायिकता को जब घटा दीजिएगा किस में 1 में, तो 5/6 हो जाएगा आपको। ठीक है, 96 नंबर क्वेश्चन देखिए 96 नंबर प्रश्न, 96 नंबर में कहता है 4 सिक्कों के उछाल में संभव परिणामों की संख्या, 4 सिक्कों की उछाल में संभव परिणामों। देखिए एक सिक्का में 2 पट्टी होता है, हेड और टेल, यानी कि एक सिक्का में 2 फेस होता है, तो 2 फेस तो जितना बार फेंकेंगे 2 पर उतने पावर चढ़ाएंगे, तो यहाँ कितना 4 बार फेंका है तो 2 पावर 4 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 97 हो गया, 96 हो गया, 97 देखिए, एक पासे की एक फेंक में 3 और 6 के बीच का अंक प्राप्त होने की प्रायिकता, 3 और 6 के बीच में कौन आता है 4, 5, 2 संख्या आता है ना। तो एक पासे की एक फेंक में 3 और 6 के बीच, 3 और 6 के बीच, 3 के बाद 4, 5, तो 2/6 यानी कि 1/3 हो गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 98 नंबर प्रश्न, कहता है 4, 5, 6, 7, 7, 5, 4, 5 का बहुलक। तो सबसे ज़्यादा बारी जो संख्या आया है बच्चों
तो सबसे ज़्यादा बारी देखिए 4 आया है 2 बार आपका, 4 आया है 2 बार, 7 भी आया है आपका, 4 2 बार, 5 देखिए 5 आया है आपका 3 बार आया है, 5 कितना बार आया है, 4 2 बार, 5 3 बार, ठीक है। सबसे ज़्यादा बारी जो आता है वही बहुलक होता है, तो सबसे ज़्यादा बारी तो हमको 5 दिख रहा है भाई, इसलिए इसका बहुलक हो जाएगा 5, यानी जिस चर का, जिस संख्या का बारंबारता सबसे अधिक होगा फ्रीक्वेंसी, उसी को हम लोग उसका बहुलक कहेंगे। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 99 नंबर का माध्यिका मांग रहा है, कहता है 18 13 17 12 16 19 की माध्यिका। तो पहले इसको किसी क्रम में सजाइए, तो मान लीजिए किसी क्रम में सजाते हैं, सबसे छोटका 12, 12 के बाद 13, 12 के बाद 13, 13 के बाद 12 13, 13 के बाद 16, 16 के बाद 17, 17 के बाद 18, 18, 18 के बाद 19, 12 12 13 16 17 18 19, कितना संख्या है, तो कितना संख्या है इसमें, 1 2 3 4 5 6, 6 है, 1 2 3 4 5 6, 6 है ना। तो 6 में से बीच वाला 2 संख्या को लीजिए, तो 16 जोड़ 17 बटे 2 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका 7 6 13, बाकी रहा 1 1 1 2 1 3, तो ये हो जाएगा 16.5, 16.5, यानी कि 99 का आंसर हो जाएगा 16.5। चलिए हम लोग बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन 100 की ओर, हम लोग का शतक पूरा होने वाला है। तो कहता है यदि 1 4 x 5, यदि 1 4 x 5 y का माध्य 7 है तो x और y में संबंध, सबको जोड़िए, तो 1 जोड़ 4 जोड़ x जोड़ 5 जोड़ y, कितना है संख्या, 1 2, देखिए ना 1 2 3 4 5, 5 संख्या भगा दे देंगे। अब माध्य कितना दिया 7, तो जोड़िए यहाँ पे 5 4 9 और 9 1 10, 9 1 10 प्लस x प्लस y और तिरछा तिरछी गुना 7 5 35, तो x प्लस y बराबर 25। तो x और y में क्या संबंध आया कि x प्लस y बराबर 25 हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। तो ये था हम लोगों का, थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो गया क्योंकि धीरे धीरे एकदम इजी तरीके से आप लोग को समझा रहे थे, फास्ट नहीं समझा रहे थे, समझ में भी आना चाहिए सॉल्यूशन के साथ साथ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव चीज़ों को लेकर के, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, है ना, धन्यवाद।